हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और उस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बात जाननी चाहिए कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच का संबंध क्या है। इसके संबंध जानने के लिए हमें संविधान सभा के कुछ प्रावधान जानने होंगे। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने सलाह दी थी कि अधिकारों को दो श्रेणियों में बांट दिया जाए। अधिकारों को दो श्रेणियों में बांट दिया जाए, एक वो जो बाध्यकारी हों, दूसरे वो जो बाध्यकारी ना हों। और इसी वजह से अधिकार के दो खंड बनाए गए। एक तो वो अधिकार जिन्हें मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया और दूसरे वे अधिकार जिन्हें DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। और मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। और अगर वही नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। इनके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व में अगर किसी बात का उल्लेख है और उसका प्रावधान नहीं किया गया है, वो सुविधा हमें नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हम इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और इसी वजह से अधिकारों की दो श्रेणियाँ बनाई गई और यह सुझाव था BN राव का। इन्हीं के सुझाव के आधार पर ही अधिकारों की दो श्रेणियाँ बनाई गई, एक वो जो राज्य के लिए बाध्यकारी है और दूसरे जो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो बाध्यकारी है वो है मौलिक अधिकार और जो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब हम लोग आगे चलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे पढ़ने के लिए इसके चार खंड बनेंगे। पहला बनेगा भाग का, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा स्रोत का और चौथा इसका उद्देश्य क्या है। तो भाग का उल्लेख है, अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और स्रोत की बात करें तो आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं। और अगर बात करें कि आयरलैंड ने इसे किस देश से लिया है, तो स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि आयरलैंड ने जब इसे स्पेन से लिया तो भारत भी इसे स्पेन से ले लेता, आयरलैंड से क्यों लिया? तो आयरलैंड का प्रावधान हमारे लिए ज़्यादा अनुकूल था, इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से इसे ग्रहण किया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका स्रोत क्या है? तो आयरलैंड है। और अगर उद्देश्य की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व का इतिहास देखते हैं। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा इनकी सिफारिश की गई थी और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप का निर्माण किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की सलाह या सिफारिश किसने दी थी, तो वो हो जाएगा BN राव। लेकिन वहीं पर अगर प्रारूप पूछा जाएगा तो प्रारूप हो जाएगा, प्रारूप में आप करेंगे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप का निर्माण किया गया था। और नीति निदेशक तत्वों में प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें कि नीति निदेशक तत्वों में प्रस्तावना में निहित सामाजिक आर्थिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है एवं इसके अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों का स्थान प्रदान किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को स्थान प्रदान किया गया है। और गांधीवादी सिद्धांत जो है वो किस आर्टिकल में है? पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये जो भी मैं बता रही हूँ आपको जानकारी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। गांधीवादी सिद्धांत किस आर्टिकल में है पूछा गया है? तो आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48। और इन आर्टिकल को याद करना बहुत ही इजी है। आर्टिकल 40 से शुरुआत करनी है और 40 में जब 3 प्लस कर देंगे तो 43 हो जाएगा। उसके बाद फिर उसमें 3 प्लस कर देना, 46 हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्रम से 47 और 48 है। और इसके बाद कुछ विद्वानों के विचार देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए उन्होंने क्या कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता माना है। अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
और ठाकुरदास भार्गव ने डीपीएसपी को संविधान का प्राण माना है, आत्मा माना है। इसके अलावा केटी शाह हैं, इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्व को एक ऐसा चेक कहा है, इन्होंने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो यह है केटी शाह का। फिर है टीटी कृष्णाचारी, इन्होंने भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा है। डीपीएसपी को इन्होंने भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा है। और के संथानम की बात करें तो इन तत्वों से केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव होगा, ऐसा इन्होंने किसने कहा है? तो के संथानम ने कहा है। और एक कथन जो बहुत पूछा जाता है ग्रेनविल ऑस्टिन का, कि नीति निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसके बाद अब हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो आर्टिकल हैं इनको पढ़ते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा पीछे हमने जब पढ़ा था फंडामेंटल राइट, उसमें भी देखा था कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 13 में थी। और भी एक आर्टिकल है जिसमें राज्य की परिभाषा है, वो है 152। 152 में भी राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। तो 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, वो कौन से हैं? आर्टिकल 13, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 जो राज्य की परिभाषा का उल्लेख करते हैं। तो जो राज्य की परिभाषा हमने 13 में पढ़ी थी ना, वही 36 में भी है, वही राज्य की परिभाषा 36 में भी है और वही 152 152 में भी है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल है 37, अनुच्छेद 37। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये बताया गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसमें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार है, उसका हनन होने पर हम डायरेक्ट न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है वो। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 37 में। क्रम से याद करते चलें, 36 में राज्य की परिभाषा है, फिर बताया गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, आर्टिकल 37 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। इसमें उल्लेख है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके की स्थापना करके लोक कल्याण की सिद्धि का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। इसका उल्लेख है आर्टिकल 38 में। और इसके 2 खंड बनेंगे। आर्टिकल 38 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दो हैं। तो 38 क्लॉज 1 में क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में है। और 38 के क्लॉज 2 में क्या है? तो जीवन स्तर एवं आय की असमानता को दूर करने या कम से कम करने का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में कि जीवन स्तर एवं आय की असमानता को दूर करें या फिर कम से कम करने का राज्य की जिम्मेदारी है। इसका प्रावधान है आर्टिकल 38(2) में। और जो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, ये भी याद रखें। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39। इसके कई संदर्भ हैं, इसे कई खंड बनेंगे। इसका सीधा सीधा प्रावधान जो है वो क्या है? स्त्रियों एवं बच्चों की आजीविका का प्रबंध करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ये हो गया इसका शीर्षक। अब इसके कई खंड बनते हैं, इन खंड को हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 39 जो है, इसके अंतर्गत राज्य को कुछ नीतियों का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। और वो नीतियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हें समझते हैं। इसमें आर्टिकल 39 का ए है, इसमें है राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, प्रत्येक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसके बाद बी में क्या है? बी में उल्लेख है भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो सके। यानी राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित की प्राप्ति हो। इसके बाद सी में क्या है? तो धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो, यानी धन का केंद्रीकरण ना हो, समान वितरण हो। इसका उल्लेख है आर्टिकल 39 क्लॉज सी में। फिर डी में क्या है?
तो स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है? तो डी में है। और इससे संबंधित एक वाद है रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ वाद। इसमें कहा गया कि यह संवैधानिक लक्ष्य है और इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि डीपीएसपी के लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन डीपीएसपी का आर्टिकल जो 39 है, 39 क्लॉज डी के अंतर्गत जो प्रावधान है कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। और ये किस वाद में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो आर्टिकल 39 का क्लॉज डी है कि स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यह संवैधानिक लक्ष्य है और इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद फिर ई है। ई में क्या है? स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो। और एफ में किसका उल्लेख है? तो एफ में उल्लेख है बालकों को स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर राज्य उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख किसमें है? तो एफ में है। और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये हो गया 39 का, जिसमें कि राज्य के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और इसी के अंतर्गत राज्य जो योजनाएं बनाता है या सुविधाएं देता है, ये सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो कि गांधीवादी विचारधारा है। मैंने बताया ना 5 आर्टिकल, अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48, ये 5 आर्टिकल जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। तो बार बार मैं रिपीट करती रहूँगी जिससे कि आपको सुन के ही ये याद हो जाए। अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन का प्रावधान है इसमें, और अनुच्छेद 40 में जिन पंचायतों का उल्लेख हुआ है इसी को डिफाइन करते हुए संविधान में 2 अमेंडमेंट भी हुए थे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन और नगर पंचायत से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। अब एक बात कि क्या पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ इसी के द्वारा किया गया था या पहले से चला आ रहा था? तो पहले से चला आ रहा था, पंचायती राज व्यवस्था पहले से थी। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत हो। 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल को डिफाइन करते हुए किया गया है? तो वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 को डिफाइन करते हुए ही इसका प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 40। फिर है अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। कुछ दशाओं का अर्थ है बीमारी, बेकारी, विकलांगता या बुढ़ापा। इसके अंतर्गत काम प्रदान करने का कार्य राज्य को करना चाहिए। और जो मनरेगा का प्रावधान है ना, मनरेगा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरित है। और क्वेश्चन पूछा भी गया ये कि मनरेगा का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 से ही मनरेगा का प्रावधान प्रेरित है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम पाने, शिक्षा पाने तथा रोजगार प्राप्त करने का हमें अधिकार है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 41 में और इसी के अंतर्गत जो इससे प्रेरित है वो है मनरेगा का प्रावधान। तो पॉलिटी को अपने जीवन और समाज से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे ना तो कभी भी भूलेंगे नहीं और रटेंगे भी नहीं, इस चीज़ को याद रखें। फिर है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। इसमें उल्लेख है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का निर्माण एवं स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध। पूछा जाता है कि स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 42 में है। और अगर ये पूछा जाएगा डीपीएसपी में है या मूल अधिकार में है तो डीपीएसपी में इसका प्रावधान है। तो राज्य इसके लिए प्रावधान करता भी है। इसके बाद फिर है आर्टिकल 43 कामगारों मजदूरों के लिए निर्वहन मजदूरी का प्रावधान। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को उतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यानी कामगारों मजदूरों के लिए निर्वहन मजदूरी का प्रावधान, यानी उसे इतना वेतन दिया जाए, इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आर्टिकल 43 के और भी क्लॉज हैं, 43 क्लॉज ए और बी।
ए में क्या है, तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों मजदूरों की भूमिका है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी याद रखें कि 43 का जो ए है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें प्रबंध है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या मजदूरों की भूमिका हो। और बी में क्या है, 43 बी में तो सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है और इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन से, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये दो मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो ए जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से और बी जोड़ा गया है 97वें संविधान संशोधन से। इसके बाद फिर है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इसका अभिप्राय है कि नागरिक मामले जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना आदि में सभी समान नियमों को लागू करना, इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। और अभी तक हमने पढ़ा है कि भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता है, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है, उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। और अभी करंट की न्यूज़ है, हाल ही की न्यूज़ है कि गुजरात भी समान नागरिक संहिता लागू करेगा। तो ये करंट की न्यूज़ थी, मैंने बता दी है। और गोवा में तो पुर्तगाली समय से ही लागू है। तो आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। फिर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, कि राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन जब राज्य ने निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नहीं किया तो इसके लिए फिर संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो वो मौलिक अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 21 ए में का में जोड़ दिया गया। और जो प्रावधान डीपीएसपी में था वो तो अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इस आर्टिकल की 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसकी प्रकृति में परिवर्तन किया गया और इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब इस शिक्षा के अधिकार में क्या अंतर है, दोनों ही शिक्षाएं हैं और अंतर क्या है दोनों में, तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है वो मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए और अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान पूछा जाए ना, तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है और उसका उल्लेख आर्टिकल 21 ए में है। लेकिन जब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूछा जाएगा ना कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस में है, मौलिक अधिकार में है या फिर डीपीएसपी में है या फिर आर्टिकल पूछे, तो आर्टिकल हो जाएगा 45 और डीपीएसपी के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी माता पिता की होगी, पेरेंट्स की होगी, गार्जियन की है, यह प्रावधान किस में है, तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको जब फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 45 का 45 का संदर्भ आप क्लियर रखें कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 46। इसमें है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है। अर्थात एससी एवं एसटी एवं समाज के जो दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न का प्रयास किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। फिर है आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। इसमें उल्लेख है लोक स्वास्थ्य का संरक्षण तथा मद्य निषेध का प्रावधान किया गया है इसमें, यानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और योजनाएं चलाएं जिससे राज्य अपने नागरिकों को स्वास्थ्य बेहतर बना सके, इसका उल्लेख है आर्टिकल 47 में। और फिर है आर्टिकल 48। इसमें उल्लेख है कृषि तथा पशुपालन का संगठन एवं गोवध निषेध, इसका उल्लेख किस में है, आर्टिकल 48 में है। तो आपसे यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि कृषि तथा पशुपालन या फिर गोवध निषेध का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48 में है। और आर्टिकल 48 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें ए जोड़ा गया, जिसमें उल्लेख है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, और ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसके बाद फिर है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49।
इसमें उल्लेख है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं एवं स्थानों का संरक्षण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है, इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, तो ये राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 50। इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण का उल्लेख है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण का उल्लेख किसमें है? तो वो है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में। फिर अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया गया है और भारत की विदेश नीति का प्रावधान भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। इसमें भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति की मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राप्ति करना है। तो ये हो गया आर्टिकल 51। तो हमने पूरे आर्टिकल पढ़ लिए हैं। डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल थे हमने सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक सभी आर्टिकल को हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए आर्टिकल हैं ना, इनको एक जगह देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां हुआ, 86वां और 97वां संविधान संशोधन हुआ। ये संशोधन 4 संशोधन हुए डीपीएसपी के लिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और 86वां संविधान संशोधन 2002 में और 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। तो ये 4 संविधान संशोधन हुए हैं डीपीएसपी के लिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए। इन 4 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, तो उसे देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निदेशक तत्व में क्या जोड़ा गया है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 39 का इसमें जोड़ा गया कि सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध, इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया आर्टिकल 39 के ए में। और आर्टिकल 39 के चा में जोड़ा गया बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संरक्षण, इसे भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39 में का और चा 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद 43 का ए, इससे भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसमें उल्लेख क्या है? तो कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 43 के ए में और इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। फिर अनुच्छेद 48 का ए, इसमें उल्लेख है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, इसे भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो हमने देखा 4 आर्टिकल हैं ऐसे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं। 39 का 39 का चा, फिर 43 का और फिर 48 का ये आर्टिकल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। इसके बाद फिर 44वें से क्या जोड़ा गया? तो सबसे पहले अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। इसमें है प्रावधान राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने में कदम उठाने चाहिए, इसका उल्लेख है आर्टिकल 38 के 2 में और इसे 44वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। 44वें संविधान संशोधन से इसे ही याद रखना है। फिर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इससे अभी मैंने बात की पीछे कि जो अनुच्छेद 45 है ना, इसके अंतर्गत उपबंध किया गया कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था में यानी 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। इसकी प्रकृति में बदलाव किया गया। इसमें पहले क्या उल्लेख था 45 में? तो पहले ये था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसकी प्रकृति में बदलाव किया गया और इसमें 0 से 6 वर्ष तक का उल्लेख किया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। इसके बाद फिर 97वें संविधान संशोधन 2011, इससे अनुच्छेद 43 का खा जोड़ा गया, 43 का बी जोड़ा गया, जिसमें है सहकारी समितियों का निर्माण तथा प्रोत्साहन, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है सहकारी समितियों का निर्माण तथा प्रोत्साहन किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन से। कहाँ जोड़ा गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 43 के बी में जोड़ा गया है।
ठीक है, तो ये हो गए प्रावधान जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें भी आप लोग याद कर लें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी का राज्य के नीति निदेशक तत्व का टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी PYQ हैं उन्हें कवर करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।